अभी जो सर्जरी होती है वो लेप्रोस्कोपिक होती है, तो कोई चीरा नहीं लगता। पेशेंट का मोस्टली हम दूसरे दिन से खाना स्टार्ट करा देते हैं। तीसरे दिन तक हम सारी दवाइयाँ इंजेक्शंस बंद कर देते हैं, जो यूरिन का पाइप लगा होता है वो निकाल देते हैं। 5वें दिन तक डोनर की छुट्टी हो जाती है। 3 महीने के बाद डोनर जैसे पहले था वैसे ही सारी एक्टिविटीज़ अपना कर सकता है, क्योंकि जो हम नई किडनी लगाते हैं वो हम कहीं और लगाते हैं, बेसिकली पेट के आगे हिस्से पे। अच्छा, नीचे पेट के राइट साइड में ये किडनी, नई किडनी लगती है। तो पुरानी किडनी से कोई लेना देना या कोई वो वहाँ रहती है, वो वहाँ रहती है, वो कोई डैमेज, कोई नुकसान नहीं करती डैमेज नहीं, वो रखी हुई है। हम सर्जरी उसको मतलब उसको रिप्लेस नहीं करते, हम नई किडनी अलग जगह लगाते हैं। 3 महीने के बाद डोनर जैसे पहले था वैसे ही सारी एक्टिविटीज़ अपना कर सकता है। जो हम नई किडनी लगाते हैं वो हम कहीं और लगाते हैं, बेसिकली पेट के आगे हिस्से पे। नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं नेशनल खबर। जिस तरह पीछे की सारी सीरीज हमारी आप देख चुके हैं, हमने पूरे डोनर के ऊपर यानी कि किडनी डोनर के ऊपर पूरा फोकस किया है, क्योंकि भारत में क्या है कि ये मानसिकता अभी सेट नहीं हो पाई है कि किडनी डोनेट करना सुरक्षित है कि नहीं सुरक्षित है। एक लोगों में डर भी रहता है, कन्फ्यूजन भी रहती है, और इसके चलते क्या है कि मरीजों का इलाज भी सही नहीं होता। बहुत से लोग के जीवन तो ऐसे ख़राब हो जाता है कि डोनर ही नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? अवेयरनेस की कमी है, और लोग सोचते हैं कि डोनेट के बाद क्या हमारा हेल्थ क्या इम्पेक्ट करेगा, हमारा स्वास्थ्य खराब ना हो जाए। तो ये सब चीज़ों को लेकर फिर भी जो डोनर मिलते हैं तो उससे लेकर हम कुछ सवाल आज तैयार हैं, और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वैभव तिवारी जी, जो कि सर गंगाराम हॉस्पिटल में किडनी स्पेशलिस्ट हैं। स्वागत सर आपका। थैंक यू सर, जिस तरह आपने सुना कि ये किडनी डोनर, अगर आपको डोनर मिल भी जाए, चलिए ट्रांसप्लांट भी सफल हुआ, सब चीज़ें हुई, उसके बाद लोगों में मिथ है कि आफ्टर डोनर पेशेंट तो ठीक हो गया जी, अब बात आ गई डोनर पर कि उसकी स्थिति क्या होने वाली है। तो क्या उसकी हालत क्या होती है प्रक्रिया खत्म होते ही, जिस दिन ट्रांसप्लांट हुआ जी क्या होता है? देखिए, डोनर का जो एक तो अभी जो सर्जरी होती है वो लेप्रोस्कोपिक होती है, तो कोई चीरा नहीं लगता। ठीक है, कोई चीरा नहीं लगता, तो दर्द नहीं होता एज सच। और जो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड जिसे हम बोलते हैं, जो बिल्कुल जो सर्जरी के तुरंत बाद, तो उसमें पेशेंट का मोस्टली हम दूसरे दिन से खाना स्टार्ट करा देते हैं। एंड तीसरे दिन तक हम सारी दवाइयाँ इंजेक्शंस बंद कर देते हैं, जो यूरिन का पाइप लगा होता है वो निकाल देते हैं, चलना फिरना शुरू करते हैं। एंड 5वें दिन तक डोनर की छुट्टी हो जाती है। उसके बाद हम डोनर को सलाह देते हैं कि आप अगले कुछ टाइम एटलीस्ट 2 हफ्ते तक बहुत कोई हार्ड एक्टिविटी ना करें, बहुत सीढ़ियाँ ना चढ़ें। लाइक 14th वीक पे हम उसके जो टाँके हैं वो सारे निकाल देते हैं, और बोलते हैं कि 3 महीने तक अभी थोड़ा लाइट काम ही करते रहें, बहुत ज़्यादा अपना भाग दौड़ ना करें। और 3 महीने के बाद डोनर जैसे पहले था वैसे ही सारी एक्टिविटीज़ अपना कर सकता है। जी जी। इसमें कोई हम उसको अलग से दवाइयाँ या कोई उसको खाने पीने में कोई पाबंदी ऐसा कुछ भी नहीं करते। जो दवाइयाँ पहले चल रही थी ब्लड प्रेशर की या शुगर की या थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की, वो सारी बाद में भी चलती रहती हैं। जी जी। तो इम्यूनोसप्रेशन का जो एक थेरेपी होती है, क्या ऐसा कोई संभावित कोई साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह सामने आते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? देखिए, हाँ, तो पहले समझ लेते हैं हम जो जिसको किडनी मिली उसका प्रोटोकॉल या उसका पोस्ट ऑपरेटिव कैसे होता है। तो जैसे डोनर का हमने बताया, तो जो रिसिपिएंट हम जिसे बोलते हैं, जिसको किडनी मिली होती है, तो उसका थोड़ा सा हम एक पेट के आगे की तरफ जो होता है उसमें चीरा लगाते हैं, और वहाँ पर किडनी नहीं आती है। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट और एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन रहता है लोगों का कि जो पुरानी किडनीज होती हैं क्या हम वो निकाल लेते हैं? तो उसका जवाब यही है कि वो किडनीज वैसी की वैसी रहती हैं। क्योंकि जो हम नई किडनी लगाते हैं वो हम कहीं और लगाते हैं, बेसिकली पेट के आगे हिस्से पे। अच्छा, नीचे पेट के राइट साइड में ये किडनी, नई किडनी लगती है। तो पुरानी किडनी से कोई लेना देना या कोई वो वहाँ रहती है, वो वहाँ रहती है, कोई डैमेज, कोई नुकसान नहीं करती, डैमेज नहीं, वो रखी हुई है। हम सर्जरी उसको मतलब उसको रिप्लेस नहीं करते, हम नई किडनी अलग जगह लगाते हैं। अच्छा, एक तो वो हो गया। तो एक चीरा लगता है और वहाँ पर टाँके लगते हैं। तो जो रेसिपिएंट का होता है उसका जो एज कम्पेयर टू डोनर होता है उसकी रिकवरी थोड़ी स्लो होती है। उसको हम लगभग तीसरे चौथे दिन थोड़ा चलने फिरने के लिए खाना वाना स्टार्ट करते हैं। 5वें 6वें दिन तक
उसका यूरिन का पाइप लगा रहता है, बट धीरे धीरे उसका दर्द कम होता है तो वो अपने आप चलना फिरना शुरू कर देता है। 7वें दिन तक यूरिन का पाइप निकल जाता है और उसके बाद 7वें 8वें 9वें दिन तक हम डोनर को रेसिपिएंट को डिस्चार्ज करते हैं। अच्छा, इनकी जो दवाइयाँ होती हैं, तो ट्रांसप्लांट की एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं ट्रांसप्लांट की जो इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयाँ हैं, उसमें से 3 दवाइयाँ टैबलेट के रूप में होती हैं, जो हम डोनर जो पेशेंट होता है उसको डे -2 यानी 2 दिन पहले सर्जरी से स्टार्ट कर देते हैं, और मुख्यतः वो पूरी ज़िंदगी भर जब तक उसकी किडनी है तब तक वो चलेंगी। दूसरी एक इंजेक्शंस होते हैं जिसको हम इंडक्शन एजेंट बोलते हैं, वो ही महंगे इंजेक्शन होते हैं, तो वो हम 2 या 3 इंजेक्शंस लगाते हैं ताकि किडनी में रिजेक्शन ना हो। जो हमारा शुरुआत का टाइम होता है वो मेनली हमारा होता है जब हम उन दवाइयों का, जो इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयाँ आपकी चल रही हैं, उनका लेवल्स बॉडी में ठीक रहे, तो टेस्टिंग करके उसकी दवाइयाँ जो डोजेज हैं ऊपर नीचे करके हम सेट करते हैं। जो हमारा मेन एम रहता है कि जब पेशेंट घर जाए तो वो ये दवाइयों का लेवल सेट करके जाए। अच्छा, फॉलोअप की बात करते हैं। पेशेंट जब घर चला जाता है तो हम उसका जो किडनी का टेस्टिंग है वो हर तीसरे दिन कराते हैं। हम सलाह देते हैं कि वो आसपास में ही कहीं हॉस्पिटल के अपना घर ले ले फॉर द टेम्पररी टाइम, और जिससे आने जाने में आसानी हो, और तीसरे चौथे दिन कराते हैं। एक बार जब हम सेटिस्फाई हो जाते हैं 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक कि किडनी जब पूरी तरीके से सेट हो गई हैं, तो हम जो फॉलोअप है थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, लगभग हफ्ते भर में बुलाते हैं, 1 महीने तक हफ्ते भर बुलाते हैं, और बाय एंड ऑफ 1.5 मंथ 2 मंथ हम अगर पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो फिर हम उसको घर भेज देते हैं, जो भी उसका जहाँ पे भी घर है, और फिर वहाँ से वो मंथली अपना फॉलो करता रहता है। जी जी। अगला सवाल ये आता है सर, जो डोनर है उसकी जो बची हुई किडनी है जी, उसकी कार्य क्षमता को कैसे मॉनिटर करते हैं कि वो सही तरीके से काम कर रही है नहीं कर रही है, तो कब तक करते हैं और कितने दिनों तक करते हैं आप? हाँ, देखिए, मोस्टली तो हम काइंड ऑफ बेफिक्र ही होते हैं कि जो चेकअप शुरुआत में हमें कर लिया होता है, और जब सर्जरी हो जाती है, और सर्जरी मोस्टली जब नॉर्मल सर्जरी हो जाती है तो किडनी ठीक ही काम कर रही होगी। तो जो हमारा पैमाना होता है वो 2 तरीके से होता है, एक तो पेशाब का आउटपुट और दूसरा सीरम क्रिएटिनिन का टेस्ट यानी KFT। तो जो डोनर को हम डिस्चार्ज करते हैं तो हम क्रिएटिनिन एक बार चेक कर लेते हैं, और मोस्टली जब 1-1.5 महीने के बाद हम फिर से कराते हैं, और उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ती डोनर का कोई चेकअप कराने की, बट साल में 1 बार या 2 बार हम जस्ट प्रिवेंटिव तौर पे हम ये चेकअप कराते रहते हैं किडनी का। बट हाँ, अगर डोनर को और भी कोई बीमारी है, जैसे ब्लड प्रेशर की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी जो बाकी जो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, उसको अच्छे से मॉनिटर हम करें ताकि वो बीमारियाँ बढ़ने ना पाएँ। मरीज में ऐसे कोई जटिलताएं जाने की इन्फेक्शन, रिजेक्शंस एंड कुछ ऐसे देखने मिलती हैं क्या? होता है ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि इन्फेक्शन और ये कैसे हैंडल होते हैं या क्या बढ़ जाते हैं। तो देखिए, आपकी जो दवाइयाँ हैं वो आपके इम्यूनिटी को बहुत कम कर देती हैं ताकि रिजेक्शन ना हो किडनीज़ का, और इसी के चलते आप काफ़ी ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाते हो इन्फेक्शन के। तो ये चीज़ हमें गांठ बांध कर रख लेनी चाहिए। जो भी पेशेंट है, जो भी ट्रांसप्लांट का पेशेंट है, उसको इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं शुरुआत के 3 से 6 महीने में। अप टू 1 ईयर चांसेस नॉर्मल व्यक्ति से ज़्यादा होते हैं, बट 1 साल के बाद वो चांसेस कम हो जाते हैं। बट जिस प्रकार से उसकी जीवन शैली है वो उस प्रकार से ही होनी चाहिए जिस प्रकार से हम कोविड में रहते थे, यानी मास्क पहनना, हाथ साफ रखना, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना, गंदा खाना ना खाना, बाहर का खाना जितना कम से कम हो, जो पानी है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन भारतीय लोगों में होता है पेट का इन्फेक्शन, और वो 90% होता है, और वो मोस्टली कारण होता है बाहर का खाना, गंदा खाना, साफ से धोआ सफाई ना करना, गंदा पानी आना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप अपने खाने पे अत्यधिक ध्यान दें, सफाई पे एटलीस्ट। उसके बाद आपकी जो खांसी, जो चेस्ट के इन्फेक्शंस हैं, यूरिन के इन्फेक्शंस हैं, वो आते हैं। तो उसके लिए भी मेनली हिदायत यही दी जाती है कि साफ़ सफाई जितना ज़्यादा मेंटेन करेंगे उतना ज़्यादा आपको आराम मिलेगा इन सब चीज़ों से। जिस तरह पेशेंट ट्रीटमेंट लिया, फिर लॉन्ग टर्म फॉलोअप होता है, चलता है उसके बाद, तो उसको जो है उसको आप कैसे, रिनल फंक्शन को कैसे आप ट्रैक करते हैं? जी बिल्कुल,
देखिए जो ट्रांसप्लांट पेशेंट है उसका रीनल फंक्शन भी हम क्रिएटिनिन से ही चेक करते हैं, और साथ में पेशाब में प्रोटीन की जांच। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे लिए किसी भी पेशेंट के लिए। तो मोस्टली हम पेशेंट्स जो ट्रांसप्लांट के होते हैं उनको महीने महीने फॉलोअप पर बुलाते हैं, एटलीस्ट फॉर 1.5 ईयर। और जो चेकअप होता है मोस्टली आपका क्रिएटिनिन का चेकअप होता है, यूरिन में प्रोटीन का चेकअप होता है, और कई बार पेशेंट्स को जिनको शुगर नहीं होता, दवाइयों के कारण उनको भी शुगर हो सकता है, तो हम शुगर का टेस्ट शुरुआत के 6 से 1 साल में 6 महीने से 1 साल में कराते हैं देखने के लिए। और उसके अलावा बाकी ब्लड प्रेशर है, जो नॉर्मल अपना शुगर्स हैं, यूरिन में इन्फेक्शन है, वो जांचें हम कराते रहते हैं। अब सबसे अहम सवाल, पेशेंट लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट पे चल रहा है, लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग चल रही है, सबसे इस बीच में दौरान में आता है डाइट प्रबंधन, उसका लाइफ स्टाइल, उसमें क्या खास ध्यान देना चाहिए डोनर को भी पेशेंट को भी? मोस्टली तो डोनर्स की अगर हम बात करें तो उनको तो हम वो यही बोलते हैं, जो एक आम व्यक्ति के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल होता है, एक हेल्दी डाइट होती है कि कितना प्रोटीन, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना फैट जो आपका होता है वो आप करें। जैसे कि बोला जाता है कि आप यदि नॉर्मल वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन डाइट भी खा रहे हैं तो लगभग 60% आपका फैट होना 60% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, लगभग 20 से 30% प्रोटीन होना चाहिए, 10 से 15% आपका फैट होना चाहिए। अब और उसमें अच्छा आपका हरी सब्जियां होनी चाहिए, आपका मिल्क प्रोडक्ट्स होने चाहिए आपके, और पानी अच्छे से होना चाहिए, नमक जितना कम से कम हो। तो वो सारी जो जनरल बातें वो डोनर पे भी लागू होती हैं। स्पेशल कुछ एज सच डोनर के लिए नहीं होता। ट्रांसप्लांट पेशेंट के लिए भी एक तरीके से वो एक आज़ादी के रूप में आता है जो ट्रांसप्लांट होता है, क्योंकि उससे पहले वो किडनी का पेशेंट था, डायलिसिस चल रहा था या हाई क्रिएटिनिन के मद्देनज़र उसको बिल्कुल पानी से वंचित कर रखा था, पोटेशियम वाली चीज़ों से वंचित कर रखा था, प्रोटीन से वंचित कर रखा था। तो उसके अचानक उसको फिर हम बोल देते हैं कि अब आप फल भी खाइए, आप प्रोटीन भी लीजिए, आप पानी भी खूब पीजिए। तो एक तरीके से डोनर को तो एक ट्रांसप्लांट वाले को तो एक छूट मिल जाती है सब कुछ खाने की। तो उनका लाइफस्टाइल मेनली यही रहता है कि आप जितना जो भी खाना चाहें, जो नहीं खा सकते थे वो खाएं, बट डेफिनेटली कंट्रोल में रहें, नमक और इत्यादि चीज़ें थोड़ा कम ही लें, बाहर की चीज़ें और साफ़ सफाई वाली चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें एक सवाल बीच में और आ गया है, अक्सर मैं देखता रहता हूँ कोकोनट वाटर को बहुत लोग बोलते हैं कि पीना चाहिए कि पेशेंट को, जी बहुत लोग बोलते हैं नहीं पीना चाहिए, हैवी होता है, तो क्या आप क्या बोलेंगे? नहीं, कोकोनट वाटर एक बहुत ही अच्छा नेचुरल सोर्स है पोटेशियम का। तो मोस्टली जो किडनी के पेशेंट्स होते हैं उनमें उनकी जो किडनीज हैं कमज़ोर होती हैं, उनमें पोटेशियम की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है। तो किडनी पेशेंट्स के लिए तो जो मान के चलिए ऑलमोस्ट 90% किडनी पेशेंट्स को हम मना करते हैं पोटेशियम वाली चीज़ें लेने से। और पोटेशियम वाली चीज़ों में सबसे ऊपर जो लिस्ट में आता है वो होता है कोकोनट वाटर। तो उनके लिए तो साफ तौर पे मना होता है पोटेशियम का पानी। बट अगर जनरल पब्लिक के लिए बात करें तो डेफिनेटली जनरल पब्लिक बिल्कुल बहुत अच्छा है पोटेशियम। ठीक है। इम्यूनोसप्रेसेंट जो ड्रग्स होते हैं सर, ये इसका कुछ साइड इफेक्ट होता है, फिर इसको आप कैसे मैनेज करते हैं? जी बिल्कुल, क्या व्यवस्था होती है? तो देखिए इम्यूनोसप्रेसेंट जैसे मैंने बताया इसमें 3 ड्रग्स होते हैं। एक तो स्टेरॉइड होता है, स्टेरॉइड का नाम आई थिंक दर्शकों ने सबने सुना होगा कोविड के टाइम पे। तो स्टेरॉइड के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका वेट गेन होना, चेहरे पे बाल आना, आपकी हड्डियां कमज़ोर होना, ब्लड प्रेशर, शुगर शूट अप होना। तो ये सारी चीज़ें हम रेगुलरली मॉनिटर करते हैं, और जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है हम स्टेरॉइड का डोज बिल्कुल मिनिमम लेवल पे ले जाते हैं। दूसरा एक ड्रग होता है जिसको कैप्सूल टेक्रोलिमस बोलते हैं हम, और उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो मेनली आपके वापस से शुगर, नया शुगर डेवलप हो जाना, या फिर आपका हाथों में झंझनाहट, या फिर थोड़ा सा कँपाना। बाकी तो एज सच बहुत ही सेफ दवाइयाँ हैं। तीसरा जो हम जिसको माइक्रोफिनोलेट बोलते हैं वो तीसरी दवाई होती है ट्रांसप्लांट की, और उसका साइड इफ़ेक्ट मेनली होता है आपका पेट खराब करना, या हाँ जी, या फिर आपका जो हीमोग्लोबिन या TLC वो ड्रॉप करना। और इन तीनों दवाइयों का जो एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है और मिलजुल के भी जो सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है वो है इन्फेक्शन करना। तो डेफिनेटली आपको इन्फेक्शन से बहुत बच के रहना पड़ता है ट्रांसप्लांट के बाद। इसमें मनोरोगियों और भावनात्मक समर्थन यानी कि काउंसलिंग एक अहम रोल निभाता होगा इसमें, कि लोग डिप्रेशन में हैं, परेशान हैं, क्या हो रहा है लाइफ में, तो इसमें काउंसलिंग इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल, काउंसलिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि क्या होता है कि रोगियों को लगता है
स्पेशली डायलिसिस पेशेंट को कि एक बार ट्रांसप्लांट हो गया और अब हम पूरे आज़ाद हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरीके से जैसे पहले थे जब बिल्कुल सब वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी दवाइयाँ आपको एक तो टाइम पर लेना होता है, वो सुबह 9 बजे की दवाई 9 बजे ही लेना होता है, उससे 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद आप खाना नहीं खा सकते। अच्छा। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस, आप जो दवाइयाँ हैं उसको मिस तो बिल्कुल नहीं कर सकते, दवाइयों के बीच बीच में साइड इफ़ेक्ट्स आते रहते हैं, दवाइयाँ का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा। तो बड़े सारी चीज़ें होती हैं, और जब वो उस चीज़ से वाकिफ़ होते हैं ट्रांसप्लांट के बाद, तो उनको एक तरीके का एक और नया काइंड ऑफ झटका लगता है कि हमने तो सोचा था सब कुछ अब नॉर्मल हो गया, बट अभी यहाँ पे और ये रिस्ट्रिक्शन डाल दी। तो थोड़ा सा काउंसलिंग की ज़रूरत लगती है उन लोगों को, बट मोस्टली पेशेंट समझ जाते हैं इन सब चीज़ें कि एक नया लाइफस्टाइल है, एक नई जीवन है, तो उसको वैसे व्यतीत अभी आपने जैसे आपने बताया कि दवाइयों की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, मन में एक सवाल मेरे और आया कि ट्रांसप्लांट का क्या कॉस्ट, क्योंकि क्या है कि ट्रांसप्लांट लोग सुन के घबराते हैं कि किसी की अगर हेल्थ पॉलिसीज नहीं है, बाय द वे किसी की है तो कोई दिक्कत नहीं उसके लिए, बट किसी पास नहीं है, और फिर वो कॉस्ट कैलकुलेशन करता है, हर हॉस्पिटल से अलग अलग रिव्यूज़ लेता है। तो गंगाराम हॉस्पिटल में आपका ही पता करूँ, अगर लोग जानना चाहें एक नॉर्मल ट्रांसप्लांट का मिनिमम क्या आ जाता होगा खर्चा? हमारा जो गंगाराम में पैकेज होता है वो 8 से 10 लाख रुपए का है। उसमें आपका जो सर्जरीज हैं, आपके जो टेस्ट हैं, प्लस सर्जरी के बाद का जो स्टे है एटलीस्ट 7 डेज वाला, वो इंक्लूडेड होता है। और मोस्टली हॉस्पिटल्स में, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनमें इतना लगभग इतना ही खर्चा हर जगह आता है। जो ABO इनकॉम्पिटेबल, जहाँ पर ब्लड ग्रुप मिसमैच होता है, वहाँ पर 2 लाख बढ़ जाता है, 2 से 2.5 लाख और खर्चा बढ़ जाता है। ये जो आपने बताया टोटल खर्चा, ये डोनर और पेशेंट दोनों इंक्लूड है ना? दोनों ऐसा ना कि अलग दोनों। अच्छा, और पॉलिसी वगैरह भी सेम इतना ही आता होगा? हाँ, आपकी पॉलिसी पे डिपेंड करता है वो कि कवर होता है, क्या उसमें अंदर कवर है कि नहीं है। ओके, ये बहुत बढ़िया सवाल था। ये था अगला सारे वैक्सीनेशन वगैरह, कि कोई टीकाकरण ट्रांसप्लांट के बाद जरूरी होता है क्या, कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो कि वैक्सीन वगैरह कुछ लगा लिया? तो जनरली ट्रांसप्लांट के बाद जो 2 टाइप की वैक्सीन होती हैं, एक तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है जिसमें हम जिंदा कीटाणु, आपके कमज़ोर जिंदा कीटाणु आपके शरीर में डालते हैं ताकि आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो। तो जैसे कि BCG वैक्सीन हो गई। अच्छा। तो वो वाली वैक्सीन्स हम अवॉइड करते हैं ट्रांसप्लांट में। और जैसे कि आपकी टिटनेस की वैक्सीन हो गई या हेपेटाइटिस की वैक्सीन हो गई, तो वो वैक्सीन्स हम ले सकते हैं, बट उनकी जो एफिकेसी है वो बहुत कम हो जाती है। तो इस विषय में हम किसी और दिन बात कर सकते हैं डिटेल में, या फिर आप अपने डॉक्टर से भी परामर्श कर सकते हैं कि आपको कौन सी वैक्सीन लेनी है या कौन सी नहीं लेनी। बट डेफिनेटली बिना किसी डॉक्टर के परामर्श के कोई किसी भी ट्रांसप्लांट पेशेंट को कोई वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। जी। अब बिल्कुल अंतिम सवाल है सर, ये कि डोनर की रिकवरी और लॉन्ग टर्म हेल्थ मॉनिटरिंग ये कैसे सुनिश्चित करते हैं एक डॉक्टर? डोनर के लिए जैसे मैंने बताया कि लाइफ एज सच बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होती प्री डोनेशन। वो अपना हेल्दी लाइफस्टाइल, अपना नॉर्मल व्यायाम और नॉर्मल एक्सरसाइजेस कर सकता है, और अप टू ईयर उसकी जो डोनर जो रिकवरी होती है वो 100% कंप्लीट हो जाती है जी। और उसके बाद मोस्टली हम डोनर्स को जो चेकअप के लिए 1 साल में 1 बार से 2 बार से ज़्यादा नहीं बुलाते अनटिल अनलेस डोनर को किसी प्रकार की कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो रही हो तो। जी चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अहम जानकारी दर्शकों को दिया। और दर्शकों को भी अगर अभी भी कोई सवाल मन में आपके रह गया है तो सर से आप चाहें तो डायरेक्ट भी संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और दिल्ली आकर सीधे सर से मुलाकात भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि लगातार हम इस सीरीज़ को और आगे बढ़ाएंगे और आपके ही सवालों को यहाँ रखेंगे, क्योंकि मेरी तरफ में कोई सवाल होते नहीं, सवाल तो आपके ही होते हैं। उन्हीं सवालों को हम यहाँ लेकर पहुँचते हैं और आपके हर सवाल का जवाब लेते हैं, ताकि आपको ट्रीटमेंट के दौरान कोई समस्या ना हो, सही तरीके से आप इस समस्या से बाहर निकल पाएँ। तो इस पूरे इंटरव्यू को सुनिए और जो आपके मित्र हों, दोस्त हों, जो इस समस्या से जूझ रहे हों, वहाँ पर इस पूरे इंटरव्यू को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।